हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हो? आशा कर रहा हूँ मैं यही कि आप लोग सब अच्छे हो, मेरे वीडियो को अच्छे से देख रहे हो, आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं। तब तक आप इस वीडियो वर्कशॉप की क्लास नंबर 6 तक पहुंचे हो। फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ है ना आज की क्लास सौरभ? है ना? आज की क्लास 7th नंबर की है। 5, 6 कल की क्लास जो थी हमारी कुछ टेक्निकल एरर की वजह से वो अपलोड नहीं कर पाए थे, क्लास बन गई लेकिन कुछ मिस्टेक्स ऐसी हो गई, वीडियो क्रैप्ट हो गया। वापस से आज बनाई है हमने वो, और आज आपको 2 क्लास मिलेगी, एक एम और हो सकता है 2 कॉन्सेप्ट की और एक एमसीक्यूज की। जर्नल का जो हमने काफ़ी कुछ एरिया पढ़ लिया है, कुछ एसेट के बारे में भी अपन समझ चुके हैं, लाइबिलिटीज़ के बारे में अपन कुछ समझ चुके हैं, कुछ बिजनेस के बारे में भी अपन समझ चुके हैं, है ना? तो थोड़ी बहुत अपन एमसीक्यूज हिट करेंगे। अब उसकी क्या अप्रोच रहेगी, उनको कैसे सॉल्व करना है, वो क्या तरीका रहेगा, कैसे सोचे कि एमसीक्यू अच्छे से हिट हो जाए हमसे, वो भी आपके रहेगा। जितना पढ़ा दिया ना मैंने, वो आपके कितना यूजफुल है, काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर मैं आपको कुछ एमसीक्यूज कराऊंगा। और आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ अगर ये जर्नल का टॉपिक चल रहा है, वापस जर्नल का टॉपिक नहीं चलेगा। जर्नल की वहां सिर्फ थ्योरी चलेगी और एमसीक्यू सेट चलेगा, बस जर्नल खत्म। अकाउंटिंग इक्वेशन उठाएंगे, फिर सीधा आपके बीआरएस उठाएंगे, रेक्टिफिकेशन एरर उठाएंगे, सेल्फ फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, फिर डेप्रिसिएशन, फिर आपकी रिसीटेड पेमेंट, फिर आपकी सिंगल एंट्री सिस्टम, फिर पार्टनरशिप, फिर इंश्योरेंस क्लेम। इसके बाद अगर आपको लग रहा है नहीं सर हमें तो वो टॉपिक थोड़ा पहले करा दीजिए, तो जर्नल के होने के बाद, अकाउंटिंग इक्वेशन के होने के बाद आप जो टॉपिक बोलोगे वो मैं पहले भी उठा सकता हूं, जो आपकी इच्छा हो, है ना? उसमें कोई दो राय नहीं है। तो भाई हम पढ़ रहे थे जर्नल। जर्नल हम किनका करेंगे? व्यक्तियों का। व्यक्तियों में भी 3 तरह के व्यक्ति: प्राकृतिक व्यक्ति, कृत्रिम व्यक्ति और प्रतिनिधित्व व्यक्ति। इन तीनों व्यक्तियों की एंट्रीज करना सीख ली। फिर वस्तुगत प्रकृति। वस्तुगत प्रकृति को भी 2 भागों में बांटा है, सॉरी, व्यक्तिगत प्रकृति और अव्यक्तिगत प्रकृति, मतलब पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल नेचर के अकाउंट्स और इम्पर्सनल नेचर के अकाउंट। इम्पर्सनल के 2 पार्ट थे, एक तो रियल वस्तुगत और दूसरा नॉमिनल अवस्तुगत। जो वस्तु है और वो वस्तु है नहीं है, ठीक है? ये रहा अव्यक्तिगत, मतलब इम्पर्सनल अकाउंट। वस्तुगत और अवस्तुगत, वास्तविक अवास्तविक, नाम मात्र और आय व्यय। इनकी एंट्री हमने कर ली थी, इनकी भी कर ली थी। वेट बेटा एक मिनट, इनकी एंट्री कर ली थी हमने, इनकी एंट्री भी कर ली, इनकी एंट्री भी कर ली, इनकी एंट्री भी कर ली, मतलब सीख ली। कर ली का मतलब सीख ली। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्यों रहता है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इनको करने के लिए क्या होगा, व्यक्ति का नाम बार बार बीच में साथ आएगा। मोहन को 10,000 रुपए का वेतन चुकाया। भाई साहब हमने वेतन चुकाया, मोहन को कुछ नहीं दिया, मोहन को हम देंगे क्या, हम उससे वापस लेंगे? किराया चुकाया, क्या हम किराया मकान मालिक से वापस लेंगे? नहीं। सैलरी चुकाई, क्या हम सैलरी वापस लेंगे? नहीं। जिस व्यक्ति से मैं वापस ना तो लेने का देना, ना लेना हो, ना उस व्यक्ति से वापस लेना हो, जब तक किसी व्यक्ति से ना तो हमें किसी से लेना है ना किसी व्यक्ति को हमें देना है, तो ऐसी कंडीशन में भाई हमें इन खातों को नहीं खोलना है, व्यक्तियों के खातों को नहीं खोलना है। हाँ भाई, अब आ जाइए देखो। तो इस कॉन्सेप्ट को अपन आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने कहा था चंपक दादा हमारे पास आए थे, उन्होंने रेंट मांगा, हमने उनको रेंट का पे किया, तो एंट्री क्या हुई, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। उन्होंने उधार मांगा तो मैंने रेंट से एंट्री नहीं की। मकान मालिक कहते क्या हुआ, हमसे पैसा वापस आएगा, तो मैंने चंपक दादा का अकाउंट खोल दिया। तो चंपक दादा अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री होगी थी। आपको अच्छे से समझ में आई होगी ये जो क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन भी साथ में प्रिंट है। अब अपन आगे चलते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मैं आगे और बढ़ा रहा हूं, फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं ना बेटा। ये आपको बता दिया था। आय व्यय खाते की प्रविष्टि, वापस से आय व्यय खाते की प्रविष्टि। व्यक्तिगत खातों को ध्यान में नहीं रखा जाता है आय व्यय की प्रविष्टि करते समय। ये मैं वापस बार बार इसलिए लिखता हूं क्योंकि बच्चे यहाँ गलतियां करते हैं। अब देखो, इधर आएगी भाई व्यय, उधर ले रहा हूं मैं आय। व्यय होगा तभी तो आय होगी, ठीक है? व्यय होगा, खर्चे होंगे, केस आएगा जाएगा। मेरे बहुत से महारथी बच्चे होते हैं सर केस आएगा, और खूब इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं जो कहते हैं सर आय के अंदर केस जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। खर्चे होंगे तो केस जाएगा, आय होगी तो केस आएगा। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं हो तो देख लेना। यहाँ केस कम्स गोज आउट होगा, केस जाएगा जब खर्चे होंगे, कैश कम्स इन होगा, कैश आएगा जब आय होगी।
भाई साहब किसी भी तरीके से आपको घुमा फिरा के पूछिए, आपके उत्तर राइट होने चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1, राम को 10,000 का वेतन रेंट चुकाया। क्या चुकाया? राम को 10,000 का रेंट चुकाया। क्या राम का खाता खोलेंगे तो देखो क्या इस लैंड के अंदर क्या रेंट हमारा वापस आएगा? सर रेंट तो वापस नहीं आएगा, हम तो मकान मालिक है। ये तो राम को हमने उधार नहीं दिए, इस व्यक्ति को हमें कोई लेना देना नहीं है। डायरेक्ट ये भी आ सकता था लिखा हुआ सेम क्वेश्चन, रेंट चुकाया इतना भी आ सकता था। कितना? रुपीस 10,000 रुपया। हाथ से क्यों लिख रहा हूं तो कि आपका यहाँ ध्यान जाए सर क्या लिख रहे हैं। भाई ऐसा भी आ सकता था, राम को 10,000 का रेंट चुकाया। अरे हमें राम से कोई लेना देना नहीं है, हमने किराया चुकाया है। किसको? मकान मालिक को। मकान मालिक कौन हो क्या फर्क पड़ता है? खूब सारे शोरूम हैंडलूम वगैरह खुले, उनके मकान मालिक कौन है क्या पता? मकान मालिक दुबई उबई में रहते हैं, उनके खाते में पैसे डाले, उनको क्या उनसे वापस लेंगे? नहीं लेंगे। वापस नहीं लेंगे तो उनका खाता खोलने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट एंट्री क्या होगी? टू कैश। सर हमारा कैश जा रहा है, कितना गया? 10,000 रुपए गया। किस चीज का गया? क्या राम को गया? नहीं सर, तो रेंट का गया। रेंट अकाउंट डेबिट। कितना? 10,000। 10,000 रुपए। कोई दिक्कत किसी को? सर कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट चुकाया। इंटरेस्ट का मतलब ब्याज चुकाया, हिंदी में ब्याज। इंटरेस्ट चुकाया तो एंट्री क्या होगी? भी कैश आया गया, कैश गया, टू कैश। अकाउंट कितना? अमाउंट नहीं लिखा हुआ है, 2,000 रुपए ले लो। 2,000 रुपए का ब्याज चुकाया। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। कितना? 1000। 2,000। यहां तक कोई गलती हो तो बताओ। केस आएगा इधर, कैसे आएगा इधर? केस जाता है तो क्रेडिट होता है, केस आता है तो डेबिट होता है। हर बार मैं क्या बोलता हूं? केस आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट, आराम से याद हो जाता है। कंफ्यूजन भरा कभी आया? केस पहले अगर मैं बोलूं केस जाता है तो सर क्रेडिट, हर बार डेबिट बोलने जाते थे। केस जाता है क्रेडिट, केस आता है डेबिट, केस जाता है क्रेडिट, केस आता है डेबिट। इस चीज को फोकस करो, 100% सारी एंट्री सही होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। श्याम से 1,000 कमीशन प्राप्त हुआ। अब आपको प्राप्त क्या हुआ? सर हमें प्राप्त हुआ कमीशन। क्या प्राप्त हुआ? क्यों परेशान कर रहा है रे भाई? कमीशन चल जा ना। कमीशन नहीं प्राप्त, परेशान कर रहा है, परेशान कर रहा है पेन। एक्चुअल में क्या, पीपीटी फॉर्म खोल रखा है पावर पॉइंट का, इसके अंदर पेन थोड़ा डिफिकल्टी से चलता है। अगर इसी पैनल का मैं व्हाइट बोर्ड यूज हूँ तो हाथ से भी अरेंज हो जाता है, सब कुछ इजी चलता है। पीपीटी में चलाने में मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि मैंने आपके कहा से कॉन्सेप्ट को पीपीटी में डाल रखा है ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए, कम टाइम में समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखो बेटा वापस इस टॉपिक पर जाइए। आप 1,000 रुपए कमीशन प्राप्त हुआ। आपने किसी व्यक्ति से कमीशन लिया, आप उसको जानते ही नहीं, आप मार्केट में आड़तिया बन के घूम रहे हो। आपने किसी को, भाई एक खरीदार है एक बेचने वाला है, बीच में रह के आपने किसी का माल बिकवा दिया, बीच में रह के किसी को खरीदवा दिया। ऐसे 1,000 आदमियों से कांटेक्ट करते रहते हो, सब पैसे देते रहते हो, आप जेब में डालते रहते हो, जेब में डालते हो, शाम तक आपने लाख रुपए इकट्ठे कर ली। ऐसा भी बिजनेस होता है कि सर लाख रुपए शाम तक? मजाक कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको। मान लो आपने सब लोगों से कमीशन इकट्ठा किया, कि आप सब व्यक्तियों से नाम पूछते फिरोगे, तेरा नाम क्या, बता, तेरा कमीशन इतना, तूने इतना दिया, तूने इतना दिया, कितना लिखोगे भाई? सब केस में काम हो रहा है। तो कमीशन आपके पास केस आया ना, श्याम से प्राप्त हुआ क्या, तो श्याम को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, कमीशन प्राप्त हुआ, प्राप्त हो गया ना। कमीशन बाकी थोड़ी है, बाकी होता तो श्याम का नाम लिख देते, बाकी होता तो श्याम से नाम लिख देते। प्राप्त हो गया मतलब केस आ गया। एंट्री क्या? एंट्री क्या? कैश अकाउंट डेबिट। कितने? 1,000 रुपया। टू किससे प्राप्त हुआ? श्याम से। लिखना ही नहीं है ना भाई, श्याम से क्या प्राप्त हुआ? कमीशन। कितना? 1,000 रुपया। ओके सर, कोई दिक्कत हुई नहीं हमें सर। कैसे आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। यहाँ ये भी लिखा हुआ आ सकता था 1,000 रुपए का कमीशन प्राप्त हुआ। 1,000 रुपए कमीशन के प्राप्त हुए, 1,000 रुपए का कमीशन प्राप्त हुआ, कमीशन प्राप्त हुआ 1,000 रुपए, कुछ भी लिखा हुआ हो, व्यक्ति का खाता नहीं खोलना है। इंटरेस्ट प्राप्त हुआ तो यहाँ पे इंटरेस्ट चुकाया तो केस गया, यहाँ इंटरेस्ट प्राप्त हुआ, केस आया तो केस अकाउंट डेबिट। मैं ऐसा करता हूं आप मेरे केस अकाउंट को फॉलो करके एंट्री खसा साथ में खुद भी समझ रहे हो। इतना कचरा आ रहा है राइटिंग का इस पे पीपीटी पे। इंटरेस्ट अकाउंट कितने से? 10,000 से, सॉरी 1,000 से।
अमाउंट लिखी हुई नहीं थी, यहाँ लिख दो 1000 रुपये। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छे से हो गया क्वेश्चन सर, अच्छे से हो गया। अब जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ बेटा, लेंथी क्वेश्चंस है, अच्छा खासा क्वेश्चंस है, उसमें अच्छे खासे कॉन्सेप्ट्स है, उसको अपन समझेंगे, पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे। आ जाइए अपने एक लेंथी वाले क्वेश्चंस में, जिसकी मैं पहले ही जर्नल की लाइनें खींच लेता हूँ। ये हमारी जर्नल की लाइन रहेगी, जिसके अंदर अपन फिल करेंगे। यहाँ पर अपनी डेट वगैरह कॉलम रहेगा, हम डेट लिखने वाला नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट से लेना देना है। इसमें अपन एंट्री करेंगे। तो मैं डेट वाली लाइन वापस हटा रहा हूँ, आपको डेट लिखनी है, समझनी है हमको, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चंस पर। निम्नलिखित लेन देन को जर्नलाइज करें। जर्नलाइज, जर्नल में लिखने की प्रक्रिया को क्या बोलते बेटा? सर जर्नलाइज। तुम जर्नलाइज करेंगे, लिखने की प्रक्रिया करेंगे। इसके अलावा जर्नल प्रविष्टि में शामिल प्रत्येक खाते की प्रकृति भी बताइए। ओ शामिल प्रत्येक खाते की प्रकृति मैं बता चुका हूं, कौन व्यक्ति, मान लो लेनदार, देनदार, व्यक्तिगत प्रकृति, मशीन वस्तुगत प्रकृति, वेतन, डिस्काउंट, रेंट, व्यय, आय व्यय प्रकृति, इंटरेस्ट आय में भी हो सकता है, व्यय में भी हो सकता है, कमीशन हम दे भी सकते हैं, कमीशन हम ले भी सकते हैं, आय भी हो सकता है, व्यय भी हो सकता है, आय व्यय प्रकृति, है ना। बताइए, निम्नलिखित आंकड़े 2 जीरो में दिए गए हैं, मतलब कि लाखों में दिए गए, इससे कोई मतलब भी नहीं है। हाँ, अब देखिए भाई, 1 सितंबर 2020 को अजीत ने 4 लाख की पूंजी के साथ कारोबार शुरू किया। फर्स्ट लाइन पढ़ी, क्या आया बेटा दिमाग में? क्या आया समझिए। हम में व्यापार के मुनीम जी, आज अब इस गल्ले पे बैठ जाइए। गल्ले के ऊपर मत बैठना, ढक्कन खुलेगा नहीं। गल्ले पे बैठ जाइए, मतलब काउंटर पे बैठ जाइए। गल्ला आपके सामने पड़ा है। अब व्यापार का मालिक कितना रुपए लाके दे रहा है? 4 लाख रुपए दे रहा है। व्यापार में केस आया गया, सर आया, एंट्री क्या हो जाएगी? सर एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन तो ब्लैक में है, इंक लेते हैं ब्लू। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट, यहां पे लिखेंगे अपन डेबिट, कितना रुपया? 4 लाख रुपए। टू किससे आया? क्या लिखा हुआ भाई? अजीत ने 4 लाख की पूंजी के साथ कारोबार शुरू किया। पूंजी का खाता खुलेगा, अजीत का खाता खुलेगा भाई? सर पूंजी का खाता खुलेगा, क्यों? पूंजी अपने आप को रिप्रेजेंट किसको करती है? व्यापार के मालिक को, अजीत को रिप्रेजेंट करती है ना पूंजी। तो इसका खाता अपन ही खोलेंगे, पूंजी का खाता खोलेंगे, तो टू कैपिटल लिख देंगे। कैपिटल अकाउंट कितना? 1000, 4 लाख रुपया। यहां खींच देंगे लाइन, यहां लिखेंगे नरेशन, बीइंग अमाउंट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹4 लाख। टाइम खराब नहीं कर रहा नरेशन लिखने में मैं। 3 दिसंबर को उसने बैंक से कारोबार के लिए नकद निकाले। प्रिंटिंग मिस है, कारोबार लिखा हुआ है, कारोबार के लिए नकद रुपए 2000 निकाले, और बैंक से निकाले। हम गल्ले पे बैठे, कारोबार के लिए मतलब व्यापार के लिए निकाले ना, तो बैंक से निकले कहाँ है? व्यापार में। यहाँ बैंक खुद एक व्यक्ति है, व्यापार खुद एक व्यक्ति है। तो एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से पैसे लिए कि नहीं लिए? ओके सर लिए। इतना चिल्ला क्यों रहे हो? डराओ मत बच्चों को, वापस समझो। व्यापार में बैंक से पैसा आया, मतलब केस आया कि गया? आया सर, बिल्कुल। कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा सर। टू किससे आया? सर बैंक से आया। अकाउंट कितना? 1000, 2000 रुपया मात्र सर। एंट्री हो गई बच्चों लोगों, पहली एंट्री फिनिश, दूसरी एंट्री फिनिश। निकले व्यापार से, व्यापार में आगे, कारोबार के लिए 2000 निकाले। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, 5 दिसंबर को उसने बैंक के माध्यम से भुगतान करके 15,000 का सामान खरीदा। अब मैं क्या है कि ये पॉइंट क्वेश्चंस क्यों उठाए पता है? ताकि एक नया कॉन्सेप्ट आपके साथ अब जुड़ेगा। सोचना क्या है भाई? सामान खरीदा, मैं आपके दिमाग के ऊपर प्रेशर डालूंगा, इसके बाद इसके अंदर से कुछ रूल्स निकलेंगे, उसको अपन अलग सेपरेटली मैं समझाऊंगा। सामान खरीदा, तो अभी ध्यान मत दो ना, सामान खरीदोगे कैश आएगा जाएगा? सर जाएगा। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो परचेज क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। सामान खरीदा, सामान है, वस्तु, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर वगैरह, वैसा नहीं है सर। सामान मतलब माल है, सामान भी बड़ा आ सकता है, माल भी आ सकता है। खरीदा, कितने हजार का खरीदा? 15,000 का खरीदा। और 5 दिसंबर को उसने बैंक के माध्यम से भुगतान करे। किसके माध्यम से भुगतान करके? बैंक के माध्यम से भुगतान करे। तो केस गया नहीं है, बैंक से केस गया है। तो टू चेक, टू केस की जगह अपन क्या लिख देंगे? टू बैंक।
बैंक अकाउंट कितना गया हमारा भाई? सर कितना गया? 15,000 रुपया। ये 15,000। सर ऐसा क्यों लिखा इसमें, तो कैश क्यों नहीं लिखा? कैश इसलिए नहीं लिखा भाई, हम इस गल्ले में बैठे हैं, थोड़ा सा सोचना क्या गल्ले में कितना पैसा पड़ा है, जो भी सर पैसा पड़ा है वो पड़ा है। तो ये 15,000 कहां से गया? बैंक से गया। अब यहां से कैश बैंक में जाता है तो यहां से सीआर होता है, बैंक में डीआर होता है। बैंक से गया तो वापस बैंक से भी सीआर हो जाएगा। तो बैंक खुद अपने आप में बैंक से गया, तो कैश के स्थान पर अपन क्या कर देंगे? बैंक का नाम लिख देंगे। मान लो कोई भी आपका माल खरीद रहे हो, तो कैश आएगा जाएगा, सर कैश जाएगा, कैश सीआर हो जाएगा, परचेज डीआर हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब ध्यान देना, कैश नहीं जा रहा सर, चेक जा रहा है टू टू बैंक। सर हम परचेज जगह वो मशीन पुरानी पड़ी थी वो दे दी, माल खरीदा मशीन दे दी, तो परचेज डेबिट टू कैश के स्थान पर मशीन। कैश के स्थान पर कुछ और जा रहा है, उस स्थान को भर देंगे, कैश के स्थान पर बैंक लिख देंगे। किसके लिए? परचेज के लिए। परचेज अकाउंट डेबिट, ये एंट्री हो गई। अभी मैं एंट्रियां करा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में कुछ आएगा, हमें ऐसे ऐसे थॉट प्रोसेस सोचने पड़ेंगे। इसके बाद कुछ और रूल्स है जर्नल के, वो साथ साथ बताता रहूंगा मैं। याद तो आपको वही रखना है, कैश आता है तो डेबिट, कैश जाता तो क्रेडिट। माल खरीदेंगे कैश जाएगा, अब कैश जाएगा कैश सीआर, कैश से नहीं जा रहा है बैंक से जा रहा है बैंक सीआर। किस्सा खत्म। 8 दिसंबर को उसने 16,000 रुपए का माल विक्रय किया और बैंक के माध्यम से भुगतान प्राप्त किया। अब उसने माल बेचा, अब बंदे ने चेक दिया भाई, कैसा? बैंक में गया डायरेक्ट, हमने उसको माल भेजा, उसने हमारे खाते में जमा करा दिया। क्या कैश गले में आया? सर नहीं आया। अगर गले में आता तो सर कैश डेबिट हो जाता। माल बेचा है, पहले बैंक को छोड़ो, माल बेचा, अगर किसी को माल बेचेंगे कैश आएगा जाएगा? सर माल बेचा कैश आएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? विकृत, माल विकृत किया, माल बेचा, माल विकृत किया, माल बेचा, मतलब सेल हो गई सर, तो कैश तो आएगा। कैश आ नहीं रहा है, बैंक में आ रहा है, तो कैश के स्थान पर बैंक भरना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हुआ? सेल्स अकाउंट। कितना है? 16,000 रुपए। यहां 15,000 लिखने भूल गए थे अपन, ये लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत ना। अब देखो 10 दिसंबर को उसने फर्नीचर खरीदा और 2,500 रुपए के चेक से भुगतान किया। किससे भुगतान किया? चेक से। तो सर ये ऐसे क्यों आ रहा है लैंड? देखो बेटा, फॉलो केस को ही करना है, लेकिन जब कैश नहीं जा रहा, कैश को रिप्रेजेंट कोई और कर रहा है, बैंक कर रहा है, वगैरह कर रहा है, तो अपन को कुछ और सोचना है। इस क्वेश्चन को पूरा कराएंगे, इससे पहले अपन आगे चलते हैं। इसको मैं कीप कर रहा हूं एक बार के लिए। अब आपके लिए एक न्यू स्लाइड कर रहे हैं। तो उस पर मैं एक रूल्स लिख रहा हूं और उसके साथ साथ अपन समझ भी लेंगे। ठीक है बेटा लोगों? अब आ जाइए यहां पर वापस। सर वो क्वेश्चन बीच में क्यों छोड़ा? बेटा कारण है। कारण क्या है? इधर आ जाइए। कैश क्या होगा? या तो व्यापार में आएगा या व्यापार में जाएगा। कम्स इन मतलब कि आता है, या गोज आउट मतलब जाता है। या तो व्यापार में केस आता है या व्यापार से केस जाता है। सर यही होता है, जब भी व्यापार में केस आता है तो उसको क्या कर देंगे? डेबिट। जब भी व्यापार से केस जाता है उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट। ये हमारा मूल मंत्र है, मूल मंत्र है। मंत्र ही सुनना, कुछ और मत सुनना। ओके। अब भाई साहब, अगर कैश के स्थान पर ट्रांजैक्शन किसका दे दे अपन? बैंक का। व्यापार में कैश यहां पर नहीं आया, अपने गले पर नहीं आया, बैंक के खाते से या तो कैश गया या कैश आया, तो कैश के स्थान पर अपन क्या लिख देंगे? बैंक। क्योंकि बैंक का खाता भी तो किसका है? अपना ही तो है ना। अपने खाते में वहां पे भी कैश आएगा तो बैंक डेबिट हो जाएगा, वहां से कैश जाएगा तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश के साथ साथ या बैंक भी लिख लो। जब भी बैंक में पैसा आएगा तो बैंक वहां डेबिट, जो बैंक से पैसा जाएगा तो बैंक वहां क्रेडिट, है ना। लेकिन हमारे ये ध्यान रखना है,
हमारे गले में से अगर बैंक को जा रहा है तो हम बैंक क्रेडिट हो रहा है ना, बैंक में जा रहा है, बैंक के अंदर आ रहा है, बैंक डेबिट हो रहा है ना। वहां पे अगर बैठ जाओ आप अपने खाते पे भी, वहां पे तो आपका ही खाता है, वहां आप अपने खाते में बैठ गए, या कैश के खाते में ना बैठ गए, बैंक के खाते में बैठ गए, वहां अपना गला मान लिया, तो वहां पे भी पैसा आ ही रहा है ना, तो आप बैंक डेबिट कर दोगे। तो फाइनली क्या समझना है, बैंक के अंदर किसी इनकम डायरेक्ट बैंक में आ जाए तो वहां कैश के स्थान पर क्या हो जाएगी सर, बैंक हो जाएगी। ठीक है, अब देखो उधार के मामले में कैश के स्थान पर केस के स्थान पर पार्टी का नाम आता है। सर आपने तो गेम कर दिया, मजा कर दिया भाई। ये आपको भी उतारना है, सिर्फ आपको मैंने जिंदगी में कहा है, एक कॉपी मत लेना भले ही, एक दीवार पे आप 2x3 का चार्ट लेके आना, उसके ऊपर सबसे पहला रूल लिखना कैश वाला, ये इतना सा, आगे ये थोड़ा और बढ़ेगा उतना सा, ठीक है। ये चार्ट पे ये सिर्फ छोटे शब्द, छोटे छोटे अक्षरों में लिखना, वो चार्ट पूरा फिल कर देना। हर एक टॉपिक में शानदार शानदार कॉन्सेप्ट निकाल के दूंगा, उस टॉपिक के उस कॉन्सेप्टों से वो टॉपिक पूरे हो जाएंगे। अब देखो सर ये कैसे हुआ, माना 10,000 का माल खरीदा, 10,000 रुपए का माल खरीदा, तो भी कैश आया गया सर, कैश गया तो टू कैश कितना 10,000, किसका गया, माल खरीदा मतलब परचेज, अकाउंट डेबिट कितना 10,000, कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं दिक्कत है, मैं तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है, होशियार हो गए। अब वापस उसी बिजनेसमैन ने 10,000 रुपए का और माल खरीदा, 10,000 रुपए का माल राम से उधार खरीदा, उधार क्रय किया, ये लिख दो ना, क्रय किया। अब भाई सोचो, अगर माल खरीदते परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश होता, कैश तो गया ही नहीं, उधार है, तो कैश के स्थान में पार्टी का नाम कभी तो जाएगा ना, जब जाएंगे तब कर देंगे, ठीक है। तो एंट्री परचेज तो वही होनी है, तो एंट्री क्या होगी भाई, परचेज अकाउंट डेबिट कितने हजार से, 10,000 से, जैसे यहां पर डेबिट हुई यहां पे भी क्या होगी, डेबिट होगी, यहां पे भी डेबिट हुई। पर अब टू कैश, सर कैश तो गया ही नहीं, क्यों सर, उधार, उधार के मामले में कैश के स्थान पर पार्टी का नाम आता है, ये याद रखना है ना। तो कैश के स्थान पर किसका नाम आ गया भाई, पार्टी का, यहां कैश होना चाहिए था टू कैश, बट कैश तो गया ही नहीं, उधार है, उधार है तो राम अकाउंट कितना हजार 10,000। और मैंने क्या कहा था, हमने माल खरीदा हो या हमने माल बेचा हो, वही याद करो, काउंटर पे बैठे हैं, प्यारा सा कस्टमर आता है, हम उसको माल बेच देते हैं और उसका नाम नहीं लिखते, उधार नहीं है ना भाई, रोकड़ में दे रहे हैं, जब उधार में देंगे तो उसका नाम लिख लेंगे, हमने उधार यहाँ खरीद लिया है तो उधार खरीदा तो उसका नाम लिख लेंगे, क्योंकि उसको हमें पेमेंट देना है। अब भविष्य में राम को भुगतान करना है, जब भी राम को भुगतान करेंगे बच्चों लोगों, एंट्री बनाओ, राम को भुगतान करेंगे तो क्या एंट्री होगी भाई, केस आएगा जाएगा, केस जाएगा सर, किसको जाएगा, राम को जाएगा, केस जाएगा, केस क्रेडिट, राम डेबिट। तो जब पे करेंगे, राम को पे करेंगे, एंट्री क्या हो जाएगी, राम अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगी, कैश अकाउंट कितना हजार से, 10,000 से, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सर हमें है ही नहीं दिक्कत, दिक्कत और आपके होते हुए हो ही नहीं सकती, है ना, बिल्कुल नहीं हो सकती मेरे होते हुए दिक्कत, और मैं होने भी नहीं दूंगा। आ जाइए वापस, हो जाए तो मुझे कमेंट करना, पर्सनली टेलीग्राम पे कर देना, शायद वहां रिस्ट्रिक्शन लगा रखी होगी, मेरे इंडिविजुअल नंबर है जो मेरे ऐड में दे रखे हैं, थंबनेल में भी मिलेगा, कहीं भी मिलेगा, मेरे नंबर ले लो, चलो यहाँ पे ले लो, 9667141185, ये मेरे पर्सनल नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर देना, सर ये मेरे को डाउट है,
जो आपने पढ़ाया इसमें से ये मेरे को समझ में नहीं आया, थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, ठीक है। अब देखिए, और मुझे पता है आप अगर मेहनत करोगे आराम से ध्यान से, दिक्कत आनी ही नहीं है। अब देखिए वापस, अब भाई साहब ये एंट्री हो गई उधार के मामले में। अब मान लो मैंने माल बेचा, 30,000 का माल बेचा, मोहन को उधार बेचा, 30,000 रुपए का माल, 30,000 रुपए का माल मोहन को बेचा। बेचा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब भी क्वेश्चंस की लाइन में किसी पार्टी का नाम आ जाता है, वह और आय को छोड़ के, खरीदने और बेचने के साथ अगर किसी पार्टी का नाम आ रहा है, आप मान लो मार्केट में मंडी में बैठे हो, सब्जी मंडी में सुबह से शाम तक माल खरीदते हो, सुबह से शाम तक माल बेचते हो, क्या किसी पार्टी का नाम पता करते हो? नहीं करते हो। किसी को बेचते हो, सबसे पूछते हो क्या, इसको मैंने माल बेचा, मैडम नाम बताइए, मोबाइल नंबर दीजिए, पता दीजिए, 4-5 झापड़ मार के जाएगी। किसी से नहीं पूछते अपन, है ना। कब पूछते? जब उधार का मामला हो। अब भाई साहब मैंने माल बेचा, सेल करोगे, केस आएगा जाएगा? सर केस आएगा, तो केस आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। यहाँ पे केस आ रहा है, केस अकाउंट डेबिट, तो केस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू क्या हुआ? बेचा माल, टू सेल्स, केस टू सेल्स, है ना। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने? 30,000। अब आपके दिमाग मारा, सर आपके तो उधार कह रहे हो, फिर केस क्यों लिखा? गलती हो गई दादा, गलती हो गई मेरे से, नहीं लिखना चाहिए था मुझे केस। भाई साहब उधार है तो मोहन को बेचा, तो यहाँ कैश के स्थान पर मैंने क्या लिखा? कैश के स्थान पर रिप्लेस कर दो, हटा दो केस को भाई, यहाँ लिख लो क्या? मोहन, मोहन लिख लो। मैंने गलती की, वैसे आप गलती नहीं करो, इसलिए मैंने रेड अक्षर में लिख दिया, आप याद रख लेना भाई। 30,000 रुपया। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कैश से भुगतान नहीं करे, बैंक से करे, तो कैश के स्थान पर बैंक लिख दो। मान लो किसी को पेमेंट किया, कैश से नहीं करा, बैंक से करा, पेमेंट करेंगे तो क्या होगा? कोई खर्चा करेंगे, रेंट देंगे, और कैश से देंगे तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश जाएगा। अगर चेक से दिया, बैंक से भुगतान किया, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देंगे ना वहां। सिंपल सी बात है भाई, फॉलो आपको कैसे ही करना है। ओके, आ जाइए वापस अपने क्वेश्चंस पर। अब मुझे नहीं लगता कि यहां तक कहीं आपको दिक्कत आई होगी 16,000 की एंट्री तक। वापस इस क्वेश्चंस को पढ़ना, एक एक एंट्री को देखना, इसको अंडरस्टैंड करना, समझना। ठीक है बच्चा पार्टी? ओके दादा, समझ गए हम। वो बन गई पीपीटी, कोई दिक्कत नहीं है, अभी एरेज नहीं होगा, मैंने उसको कीप कर दिया था। 10 दिसंबर को उसने फर्नीचर खरीदा और 2500 के चेक से भुगतान किया। फर्नीचर खरीदा, भुगतान 2500 रुपए का था, हुआ किससे था? चेक से भुगतान किया। भुगतान कर रहे हो भाई, अब भुगतान करो, कैश आएगा जाएगा? सर जाएगा, टू कैश कर देंगे। लेकिन चेक से भुगतान किया, कैश तो नहीं किया, कैश गल्ला में ही पड़ा है, पैसा तो कम बैंक से हुआ है, तो टू बैंक कर देंगे। टू बैंक अकाउंट कितना? 2500 रुपया, फर्नीचर था, 2,000 लिख दिया जल्दबाजी में। वारे सीपी, थोड़ा ढंग से लिख रहे हो, फास्ट 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 लिखने के चक्कर में ही हो रहा है सब, आपको जल्दी जल्दी जो कराना है। अब क्या खरीदा भाई? चेक से भुगतान किया, बैंक से भुगतान किया, किसका भुगतान किया? फर्नीचर का। खरीदा वर्ड जरूर है, खरीदा से परचेज से एंट्री नहीं होगी, क्योंकि माल नहीं है, फर्नीचर का अलग से हिसाब किताब होता है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कितना? 1000। सर 2500 रुपया, कोई दिक्कत नहीं। आज ये नेक्स्ट, 12 दिसंबर को उसने अरविंद को 2400 रुपए का सामान बेचा। अब ध्यान देना, अरविंद को 2400 रुपए का सामान बेचा। भाई माल बेचते हैं, मंडी में बैठे हैं, हजारों को बेचते हैं, किसी का नाम लेते हैं क्या? नहीं लेते। पार्टी का नाम आ गया खरीदने और बेचने के साथ, तो समझ लेना भाई मामला उधार का है। ठीक है, तो 2400 रुपए का सामान बेचा, सेल्स करी, केस आना चाहिए, यहाँ केस आया नहीं। यहाँ पे क्या है? मामला उधारी का है, मतलब अरविंद से पैसे लेने हैं, है ना, लेकिन लिए नहीं, केस आया नहीं, तो केस के स्थान पे अरविंद आ जाएगा। अरविंद अकाउंट डेबिट टू किस चीज का? सेल्स।
सेल्स अकाउंट, अरविंद किस वजह से खुला? सेल्स की वजह से अरविंद का खाता खोला। कितने रुपए का मामला था भाई अरविंद से? 2400 रुपए का। अब आपको इसी के ये सारे पॉइंट, एंट्री नहीं कर रहा हूं मैं, अब एंट्री बिल्कुल नहीं करूंगा। अब अपन रीड करेंगे सारे पॉइंट और इनको समझेंगे भाई इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। 14 दिसंबर को उसने अमृत से 10,000 का सामान खरीदा। आगे और अमृत कितने हजार का सामान खरीदा? 10,000 का खरीदा। परचेज करते कैश क्या होता है भाई? जाता है टू कैश, ऊपर क्या होता है? परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, बट कैश नहीं है तो कैश के स्थान पर टू अमृत हो जाएगा। एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू अमृत, परचेज टू अमृत। कहां पर? ये परचेज टू, एम ऊपर चला गया और ये एम करना था। परचेज टू अमृत कितना इसी? 10,000 सी। ओके। 15 दिसंबर को उसने अमृत को 500 रुपए का सामान वापस किया। अब सामान था जो परचेज रिटर्न किया। ओले भाई साहब, सर इसको माल वापस किया, ना तो केस आया ना केस गया, ये क्या हो गया? ये तो इसमें हम सोच भी नहीं पाएंगे, ना तो केस आ रहा है ना केस जा रहा है। तो भाई साहब इस चीजों का मैंने आपको अभी तक कराया नहीं है कॉन्सेप्ट, कराऊंगा। नॉन केस ट्रांजेक्शन। सर आप आर्ट्स और साइंस के बच्चे हो तो मैंने इसलिए आपसे एडवांस में नहीं पूछा कि भाई नॉन कैश कौन कौन से होते हैं, आप सोच के बताओ। कॉमर्स के बच्चे तो सोच लेते सर ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन होते हैं, इनकी एंट्री सिखा दो। अब आपको पता ही नहीं केस ट्रांजेक्शन कौन से हैं, नॉन केस ट्रांजेक्शन कौन से हैं, उनकी एक अलग से पीपीटी बनानी पड़ेगी, उनकी कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेंगी, उनकी एंट्री समझानी पड़ेगी, ये कैसे हुआ क्यों हुआ कारण बताना पड़ेगा, तब जाके आपके दिमाग में घुसेगा। भाई छोटा सा दिमाग है, बहुत सारी चीज़ें घुसा नहीं है तो तरीका अलग से चाहिए। ठीक है। 16 दिसंबर को उसने अरविंद से पूरे समझौते में 2300 रुपए प्राप्त हुए। अब ध्यान देना, इधर देखो यहाँ पर, ये अरविंद से पूरे समझौते में कितने? 2300 रुपए प्राप्त हुए। अरविंद से अपन मांग कितना रहे थे? अरविंद से अपन मांग कितना रहे थे बच्चा पार्टी? अरविंद से अपन मांग कितना रहे थे? आ जाइए वापस, आ जाइए यहां पर। ये रहा अरविंद, अरविंद से अपन मांग कितना रहे थे? सामान बेचना, उससे सेल्स करी तो आने कितने चाहिए थे? 2400। आए कितने? 2300। केस आना कितना चाहिए था? 2400। आए कितने? 2300। केस आया तो है ना, प्राप्त हुआ है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट 2300 हो गया, प्राप्त हुए। 16 दिसंबर को उसे अरविंद से पूरे समझौते में वापस, देखो पूरे समझौते में, मैं देखो ये क्या बता रहा हूं, पता है ये क्यों करा रहा हूं? क्योंकि अब जो जर्नल का नेक्स्ट टॉपिक है ना, तो अपन सीधा सब उठाएंगे क्या? नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स। तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन की क्या लैंग्वेज रहेगी, कहाँ कहाँ से ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन आएंगे अपने पास, शब्दों के अंदर ही घुसे हुए होंगे भाई, अपन को पता करना पड़ेगा। पूरे समझौते में, पूरे समझौते मतलब अब 2400 हम मांग रहे थे, उससे आगे 2300 अब देने वाला नहीं है भाई, अब हमको वो देने वाला नहीं है। हम उससे मांग रहे थे 2400, हम गए भाई परविंद आज के आज मुझे पैसे चाहिए प्लीज यार, भाई तेरे पाँव पकड़ू हाथ जोड़ू, दे दे दादा। उसने कहा ले भाई ले, मेरे गले में इतना ही है, आप लेके जाओ, चले जाओ, हमारे पास 2300 है, और वापस मांगने मत आना, आज के आज देता है तो 2300 दे रहा हूँ, कल 2400 लेना आ जाना। हमने कहा भाई आज ही आज दे दे यार, 2300 में काम पक्का, ठीक है अब तेरे से नहीं मांगूंगा। तो पैसा बीच का डिफरेंस कितना? 100 रुपए का डिस्काउंट। अब डिस्काउंट देखो, हमने किसी से पेमेंट लिया और हमने उसको छूट दी, 100 रुपए की छूट दी, डिस्काउंट अलाउड। हम किसी को पेमेंट देंगे तो डिस्काउंट रिसीव भी करेंगे, तो डिस्काउंट एक ऐसी चीज है नॉन केस। नॉन केस कैसे सर? भाई ये 100 रुपए हमारे पास आया नहीं ना, फिर भी हिसाब किताब में तो लेना पड़ेगा। कैश कितना आया? 2300 रुपए का। डिस्काउंट हमारा खर्चा और घाटा है। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितना? 100 रुपए का टू अरविंद, अकाउंट कितना? 2400। अरविंद से मांग कितना रहे थे? 2400। ये रहा देखो, अरविंद डेबिट कितने से था? 2400 से। यहां वापस क्रेडिट कितने से हो गया? 2400 से। प्लस माइनस वाला सिस्टम है वो, अब अपन जब मैं नॉन केस पढ़ाऊंगा ना, उससे पहले 1 घंटे की ऐसी एक क्लास होगी धमाकेदार, वो करेंगे, उससे आपके अकाउंट्स का नॉलेज और तगड़ा बिल्ड होगा। उस चीज़ों से आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग आएगी, वो चीज़ों की मैथमेटिक्स जैसे बना दूंगा इसको मैं। मैथ्स में अपन प्लस माइनस कैसे करते हैं, जैसे अपन डेबिट क्रेडिट के साथ खेलेंगे, है ना। अरविंद से अपन 2400 मांग रहे थे, 2400 पूरे हो गए, जिसमें हमारे पास कैश कितना आया? 2300 रुपया।
सर बड़ी अच्छी बात है, मजा आ गया, कैश आया तो डेबिट हो गया, टू किस आया, अरविंद आया, लेकिन ये बीच में डिस्काउंट का मजा क्या है? ये 100 रुपया ये कहाँ से आ गया? आ गया बच्चों लोगों, 24 रुपए वो मुझसे मांग रहे थे, 23 रुपए ही प्राप्त हुए, जितना आया कैश डेबिट हो गया, डिस्काउंट हो गया, वो हमने लिख दिया टू अरविंद। डिस्काउंट भी दो तरह के होते हैं, एक तो हम देते हैं, एक हम लेते हैं। हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं तब हमने डिस्काउंट प्राप्त कर लिया, हमने उसको पैसा कम दिया, या हमने जो पैसा लिया तब हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट को समझने के लिए भी अलग से मुझे एक फॉर्मेट बनाना होगा। तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन कुछ ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं है। जैसे अभी हमने समझा उधारी का मामला हो तो नॉन कैश, जिस कैश आया ना गया, हमने माल खरीदा और मोहन से उधार खरीदा, ना केस आया ना केस गया, तो क्या करना है हमको? तो मैंने आपके दिमाग में ठोक दिया, जब माल क्रय और विक्रय का हो और उधारी का हो, कहीं पे भी उधारी का हो, तो कैश के स्थान पर पार्टी का नाम लिख दोगे, एंट्री सही जाएगी। ठीक है सर, लेकिन इसकी जगह क्या करें, कैश भी आ रहा है, डिस्काउंट का मामला है, बताएगा ना सीपी भाई, आराम से बताएगा, मजेदार बताएगा, इतना शानदार बताएगा आप भूल ही नहीं पाओगे जिंदगी में, ऐसा बताएगा। अभी मैं बताऊंगा तो आपके दिमाग हिल जाएगा, इसलिए बता नहीं रहा हूं, है ना। ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन, ये क्या ट्रांजेक्शन है? नॉन कैश। तो सर ऐसे और कितने ट्रांजेक्शन होते हैं नॉन कैश? 12-13 से ज्यादा नहीं होते। मोस्टली 12-13 एंट्रीज ऐसी होती है जो नॉन कैश होती है, उससे ज्यादा नहीं होती। ठीक है सर, आगे बढ़ते अपन। ये समझ में आ गई ना? कैश आया कितना? 2300 आया किसे? अरविंद से। अरविंद 2400 मांग रहे थे, 100 का डिफरेंट है, डिस्काउंट में डाल दिया, छूट डाल दी। ठीक है, फिर 18 दिसंबर को उसने व्यक्तिगत उपयोग के लिए 1000 रुपए का सामान निकाला। क्या निकाला? सामान निकाला। ओहो, अपन नया पेज ले रहे हैं, यहां अपने पास जगह नहीं बची है। पॉइंट नंबर कौन सा था? 10वां। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 5 हो गया, छठा हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10वां बाकी है। 18 दिसंबर को उसने व्यक्तिगत या व्यक्तिक उपयोग के लिए 1000 रुपए का सामान निकाला। ओ हो, कैश नहीं निकाला, सामान निकाला, वस्तु गई। तो व्यक्तिगत उपयोग के लिए व्यापारी, व्यापार का जो मालिक होता है, या तो पैसे देता है तब कैपिटल होती है, निकालता है तो ड्राइंग होती है। तो ड्राइंग, तो टू कैश की जगह क्या गया? सामान, तो स्टॉक, स्टॉक अकाउंट। ऊपर क्या लिखेंगे? बोलो रे, ऊपर क्या लिखेंगे? ड्राइंग, ड्राइंग अकाउंट, डेबिट। अब देखो भैया, मान लो ये कैश निकालता तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना रुपया? मान लो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 1000 रुपया, यहाँ मैंने 1000 लिखा, यहाँ पे भी मान लो इसने 1000 ही निकाला। आज की क्लास प्रैक्टिकली यूजफुल है, कॉन्सेप्चुअली यूजफुल है ना। ये आपकी समझाने के लिए, ध्यान से इसको बैठ के देख के समझो, उतारने की कोशिश कुछ भी मत करो। एक वही नियम उतारना है जो मैंने बताया था केस के साथ, अगर उधारी का वगैरह मामला हो तो। देखो, ड्राइंग करी, व्यापार के मालिक ने ड्राइंग करी, तो केस आएगा जाएगा? सर केस जाएगा, लेकिन तो क्रेडिट कर देंगे, लेकिन कैश नहीं जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? सामान जा रहा है, परचेज। तो ये पर एक एंट्री हो गई ये वाली। अब नीचे वाली भी आपको समझ में आ गई होगी, इसके लिए मैं ये साफ कर रहा हूँ। ठीक है, कि कैश होता तो क्या होता? कैश नहीं हो रहा, सामान हो रहा है। ठीक है, और ड्राइंग अकाउंट डेबिट 1000 टू परचेज अकाउंट। सर ये क्या हो गया? ये भी एंट्री राइट होती है, ये भी एंट्री राइट होती है, बट किसी बुकों में ये लिखी होगी, एनसीईआरटी वाली बुकों में, किसी बुक में ये लिखी होगी। एक्चुअल में ये बुक की एंट्री राइट है। अब देखो भाई, सर ये हमें समझ में नहीं आ रही, हमारा दिमाग का कचरा हो रहा है, दही हो रहा है सब कुछ, सर हम तो डर रहे हैं, सर हमें रोना आ रहा है, सर। नहीं रोना बेटा, नहीं रोना है। मैंने भी आपको ये कॉन्सेप्ट समझा ही नहीं, नॉन कैसे बेटा। देखो तो, ड्राइंग करी, व्यापारी ने व्यापार से क्या निकाला? हम तो अभी तक किस पे बैठे हैं? केस पे। सीपी सर ने बता दिया, गल्ले को पकड़ के रखो भाई, उसको कहीं मत जाने दो। गल्ले को क्या रखो? पकड़ के रखो, उसको कहीं पे भी जाने मत दो। जब भी केस आए उसका ध्यान रखो, जब भी केस जाए उसका ध्यान रखो। सामान गया गर्म फूटा सामान का, व्यापारी ने क्या निकाला? सामान निकाला, स्टॉक निकाला, या परचेज निकाला, सामान निकाला। एंट्री गलत की है आपके दिमाग में कुछ ठोकने के लिए। तो इसमें कहा भाई, कोई केस ना तो आ रहा है ना केस जा रहा है, चाहे ये एंट्री भी करो, कह रहा है तो केस आ रहा है ना केस जा रहा है। तो भाई कुछ ऐसी एंट्रियां भी आएगी हमारे पास हिसाब किताब के लिए, जो ना तो केस आएगा ना केस जाएगा। तो सर उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए भाई थोड़ी आपको 10 12 13 एंट्रीज है, उसको समझना पड़ेगा, उसको अंडरस्टैंड में लाना पड़ेगा।
उसके लिए सीपी सर है ना, मेरे ऊपर छोड़ दो। अभी आपके दिमाग में थोड़ा केमिकल अनबैलेंस कर रहा हूँ, आप सोच रहे हो हवा हवाई में मजा आ गया, सर ने केस का नियम बताया, वो भी नहीं है। क्वेश्चन इसमें सारे तरह के ट्रीटमेंट है ना। अब आगे बढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ गई, ठीक है। 20 सितंबर को उसने कारोबार से व्यक्तिगत उपयोग के लिए 2200 रुपए नकद निकाले, आ गया नकद। इसमें क्या था सर, सामान निकाला, नॉन कैश। ये क्या है, कैश ट्रांजेक्शन, ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन। सामान निकाला तो ये क्या हो गया, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना हजार भाई, 2000। ये तो एंट्री हो रही है ना। तो अभी तक हमें से एक तो सर ये एंट्री नहीं हुई, एक ये डिस्काउंट वाली एंट्री नहीं हुई। 15 क्वेश्चंस की 15 लाइनों में से अभी सब 2 लाइनें ऐसी जो हमें समझ में नहीं आई। कह रहा हूं ना, 80% एंट्री केस को फॉलो करके होती है, 20% एंट्री केस को फॉलो करके नहीं होती है, जो आपको दिमाग लगा के करनी होगी। और दूसरा भी आपको दिमाग नहीं लगाना होगा भाई, मैं ऐसा दिमाग लगा के दूंगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, क्लियर नहीं, क्लियर हो जाएंगे आपके कॉन्सेप्ट, जिससे आप सेल्फ अपने आप स्वावलंबन से कर सकते हो, खुद से कर सकते हो, टेंशन मत लो। अब ये तो गया ना, नकद गया तो कैश गया, तो कैश से क्रेडिट क्या गया, ड्राइंग, DRAWING, ड्राइंग अकाउंट डेबिट सर, एंट्री हो गई। 24 सितंबर को उसने 110 रुपए के टेलीफोन शुल्क का भुगतान किया, टेलीफोन एक्सपेंसेस का भुगतान किया, कैश आया गया टू कैश अकाउंट, किसका, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, 110 रुपया, 110 रुपया। भाई कोई खर्चा कर दिया आपने टेलीफोन का तो कैश आएगा जाएगा सर, कैश जाएगा टू कैश, ऊपर टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कहाँ दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही है सर। 26 दिसंबर को पूरे समझौते में अमृत को 9450 रुपए का भुगतान किया। अब देखा बेटा, अमृत से अपन कितना मांगते थे, एक मिनट डिस्काउंट आने का भी डाला, एक डिस्काउंट जाने का भी डाला, वो समझते हैं। अब मैं ये एंट्रीज नहीं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कैश और नॉन कैश को क्योंकि एमसीक्यूज में इस लैंग्वेज के आएंगे तो साहब में आपको पता होना चाहिए ना भाई, नॉन केस कहाँ कहाँ से निकल के आ सकती है अपने पास, कैसे कैसे आ सकती है, हमको कहाँ दिमाग लगाना है। 26 दिसंबर को पूरे समझौते में, पूरे समझौते में मतलब अब अमृत को हमें पैसा देने की जरूरत नहीं है, अमृत को 9450 का भुगतान किया। अमृत कहाँ है अभी ऊपर, हम अमृत से कितना मांग रहे थे, अभी यहाँ पे था हमारे पास कहीं, ये रहा, ये वाली लाइन रही ना। 14 दिसंबर को उसने अमृत से 10,000 का सामान खरीदा, हमने अमृत से 10,000 का सामान खरीदा, मतलब उधार खरीदा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अमृत कर दी हमने एंट्री। अब भाई उसको भुगतान कितना कर रहे हैं, 9,450, मतलब कि 550 रुपए का डिस्काउंट हमको भुगतान करना था टू कैश, कैश अकाउंट। कितना पेमेंट करना था भाई, 10,000, हमने किया कितना, 9,450, किसको देना था, अमृत को, अमृत अकाउंट डेबिट कितना, उसको देना था 10,000, कितना कम दिया, 550, तो टू डिस्काउंट कितना, 550 जोड़ लो, कितना हो गया भाई, 10,000 पूरा हो गया। तो भाई सर यहां तक तो समझ में आ रहा है, कैश गया कितना गया, 9,400। एक हमेशा ध्यान रखना, जितना कैश जाए उतने से ही ऐड होगा, ज्यादा से नहीं ना कम से। अमृत को कितना पेमेंट हो गया, अब हम और देंगे कि अमृत को, नहीं, अमृत का हिसाब क्या कितने से सल्ट गया उसका, सर 10,000 के पूरे से अमाउंट सल्ट गया। दोनों क्वेश्चन को मर्ज करके एंट्री पूछी जा सकती है। अभी तो मैं अलग अलग पढ़ा रहा हूँ, फिर नॉन केस ऊपर उठाएंगे, फिर नॉन केस का कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर नॉन केस की डीप एंड डिटेल में एंट्रीज करेंगे, है ना। तो अभी यहाँ पर छूट डिस्काउंट जो, तो ये तो ना तो केस आया ना केस गया, फिर भी एक एंट्री खुल गई। मांग कितने रहे थे, 10,000, 10,000 मांग रहे थे, उसकी एंट्री हो गई। वो हमसे मांग रहा था 10,000 की एंट्री होगी, हमने उसको चुकाया, उसकी एंट्री हो गई थी। अंतर कितना है, 550 का, वो हमने एंट्री कर दी डिस्काउंट की। तो डिस्काउंट क्या है, नॉन केस। सर ये सीआर क्यों हुआ, वहां पे एंट्री थी डिस्काउंट की, वहां पे क्या हुआ था, डीआर, यहाँ पे क्या हुआ, सीआर। तो सर कभी डिस्काउंट सीआर, कभी डीआर, ये क्या है, आगे बताएंगे कॉन्सेप्ट में, अभी आपको समझो। मान लो इसके अंदर हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आया नॉन केस का, जो सर हमें समझ में नहीं आया। 1 2 3 पूरे क्वेश्चंस में से 1 2 3 एंट्रीज नॉन केस की होती है। नॉन केस की एंट्री बहुत कम होती है, कंफ्यूजन भरी होती है, दिक्कत बच्चों को वही देती है, और वो मैं गारंटी से कहता हूँ आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, वो भी इजी वे में। 31 दिसंबर को स्टेशनरी का भुगतान 200 रुपए किया, किराया किराया 5,000 रुपए और कर्मचारियों को वेतन। तो भाई साहब ये मैंने क्यों डाली है, इसका कॉन्सेप्ट मैं बीच में भी समझा चुका हूं, वापस से आ जाइए, अरेंज कर चुका हूं लाइन।
इरेज नहीं किए मैंने, आगे बढ़ाई है पीपीटी को। 31 दिसंबर को स्टेशनरी, 31 दिसंबर को भुगतान रुपए, 31 दिसंबर को स्टेशनरी का भुगतान रुपए 200, किराया 5000 और कर्मचारियों का वेतन कितना 2000, ये सबको चुकाया। तो एक ही तारीख को एक ही दिन कैश गया, टू कैश, कैश अकाउंट कितना गया पता नहीं। 200 रुपए किसका दिया, स्टेशनरी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट कितना गया भाई सर 200 रुपया। रेंट गया 5000 का, रेंट अकाउंट डेबिट कितना हजार, सॉरी अगर मैं यहीं रेंट लिख दूंगा यहीं डेबिट लिख दूंगा तो आप कहोगे सर ये क्या हुआ, सीक्वेंस वाइज लिखो बेटा ताकि आपको समझ में भी आए। रेंट अकाउंट यहाँ डेबिट कितना 5000, ओके। और भी क्या दिया, कर्मचारियों को वेतन सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट कितना 2000, 5000 2000 7000 और ये 200, 7200 रुपए हमारा कैश गया। मैंने अभी कल आपको एंट्रीज कल सिखाई या आज सिखाई याद नहीं है मुझे, क्योंकि खूब सारे बैच रहते बेटा याद नहीं रहता। उसमें क्या था भाई, संयुक्त प्रविष्टि थी, सही कल ही सिखाई, कल वाले बैच में सिखाई थी संयुक्त प्रविष्टि है ना, कंपोजिट एंट्रीज जिसको बोलते हैं, या दो से अधिक लेन देन एक ही प्रविष्टि में एक साथ लिखना संयुक्त प्रविष्टि कहलाता है। ये रही संयुक्त प्रविष्टि। डेबिट की 3 लाइनें होगी देख लो, एक ही डेट में मैंने सैलरी दी, एक ही डेट में मैंने रेंट दिया, एक ही डेट में मैंने स्ट्रीज दी, ये और सारे के सारे क्या है एक्सपेंसेस है और एक साथ कैश गया, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, संयुक्त प्रविष्टि बोलेंगे। इस तरह से हो गई, इस तरह से लिखवाएगा। 31 दिसंबर मुफ्त सैंपलों के माध्यम से बांटे गए सामान फ्री में अपने सैंपल बांटे, तो एंट्री होती है फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट कितना था भाई सर 2000 का। सर ये भी समझ में नहीं आया, ये भी एंट्री समझ में नहीं आई, तो ये एंट्री भी आपको समझ में नहीं आई। क्यों कि सर फ्री सैंपल बांटे, सैंपल बांटे ना, हम तो बैठे थे सर गल्ला पकड़ के केस पकड़ के, जब भी केस आए तो डेबिट, जब भी केस जाए तो क्रेडिट, लेकिन आपने तो बांटा क्या फ्री सैंपल, व्यापार में क्या गया फ्री सैंपल गया। ये कराने क्वेश्चन कराने का क्या है, आपको दिमाग में थोड़े थोड़े छोटे छोटे झटके देने का था कि सर ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट आएंगे जिसमें केस नहीं होगा, ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट आएंगे जिसमें केस होगा, तो केस केस के जो भी पॉइंट है वो आप फॉलो कीजिए, उसको एंट्री कीजिए, है ना। इसका आंसर जो मैं है आपको पीडीएफ में इसके साथ अटैच करके भेज दूंगा। उस सारी एंट्रीज को आप मन से बनाइए बैठकर, पहली एंट्री क्या होगी, दूसरी क्या होगी, तीसरी क्या होगी, क्या आप केस को सही फॉलो कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। नॉन कैश की एंट्रीज आपको नहीं करनी है, इसमें से सारी कैश कैश वाली एंट्री समझ के करनी है, फिर इसकी आंसर शीट को मिला लेना है। आज की आज ये पीडीएफ डाउनलोड भी हो जाएगी, अपलोड भी हो जाएगी टेलीग्राम के हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे जाइए, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ये पीडीएफ आपको वही मिलेगी, उसका आंसर भी आपको वही मिलेगा। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, ये आपके हेल्पफुल रहेगी जर्नल के लिए, है ना। अब हम सीधे जर्नल के सेकंड नॉन कैश ट्रांजेक्शन को उठाएंगे और उसको मुझे कैसे पढ़ना है, कैसे समझाना है, अब उसका मुझे बैकग्राउंड खड़ा करके आपको समझाना है, वो मेरी हेडेक है। अब उसके बाद नॉन कैश का ट्रांजेक्शन पूरे होते ही हमारा जर्नल टॉपिक पूरा हो जाएगा, फिर हम उसके एमसीक्यू उठाने वाले हैं, शानदार वाले, ठीक है। और कैसे आपको सोच सोच के उनके एमसीक्यू को हिट करना है। एक्चुअल में क्या होता है, एंट्री नहीं पूछी जाती बेटा, एंट्री में क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, ये किस खाते में क्रेडिट होगा, जर्नल के साथ जर्नल की पोस्टिंग पूछ ली जाती है ना। तो अब जर्नल हो गया, जर्नल के साथ साथ मैं पोस्टिंग भी करा दूंगा, एक ही साथ हो जाएगी दोनों, है ना। पोस्टिंग के अंदर का परफॉर्मा वगैरह क्या होगा, उसके अंदर जर्नल आता है, एक जीएफ आता है, जर्नल फोलियो आता है, वो क्या होता है आपको जर्नल के अंदर लेजर फोलियो मैंने सिखाई दिया। खूब सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बताऊंगा मैं। अभी इसकी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, इसका आंसर शीट भी इसी मेरे एमसीक्यू में रहेगी, वो आपको साथ साथ मिल जाएगी। और कुछ बोलो, कोई डाउट हो तो। अगर आपको मेरी क्लासें अच्छी लग रही हो, यूजफुल हो रही हो, आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा हो, गारंटी से कहता हूँ आप मेरे साथ जुड़े रहिए, कॉन्सेप्चुअली बिल्ड हो जाओगे, एमसीक्यू हिट होंगे, राइट होंगे, गारंटेड। अगर आप मेरे से स्टार्ट से एंड तक जुड़े रहे तो मैं आपको वादा करता हूँ आपसे कि 75 आउट ऑफ 75 दिलाने की कोशिश करूंगा। फिर आपके ऊपर है आप कितनी मेहनत करते हो। मैं क्या कहता हूँ, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरे वीडियो को वॉच करो, ये पीपीटी को डाउनलोड करो अपने मोबाइल में, उनको एक बार पढ़ने से पहले एक बार उनको रिवाइज करते रहो, क्योंकि मैंने ये पीपीटीज आपको यहाँ पढ़ाई है, इसको आप देखोगे तो आपको बैकग्राउंड दिखेगा, चीज़ें इमेजिनिंग में आएगी, आप याद करोगे, समझोगे ऐसा 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 हुआ है।
आप अच्छे से उन चीज़ों को क्लियर कर लोगे और साथ ही साथ अपने पास आपके पास कोई भी स्टडी मटेरियल हो उसकी प्रैक्टिस करते रहो। और मैं अपने एप्लीकेशन टीच लाइन पे प्रैक्टिस सेट डालने शुरू कर दूंगा जब कुछ टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अकाउंटिंग वर्कशॉप क्लियर होती है, अकाउंटिंग वर्कशॉप में मैंने जो जो पढ़ाया है 25-25 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट आपको 10-12 मिल ही जाएंगे सिर्फ इस जर्नल तक के। तो समझ लो आपके सिलेबस में जनरल टॉपिक हो गया है ना। जनरल टॉपिक होते ही अकाउंट इक्वेशन होते ही आपके 2 टॉपिक हो गए, फिर सीधा तीसरे टॉपिक में जाएंगे अपन। फिर बीआरएस उठाएंगे। बीआरएस तो बिल्कुल 1 ही घंटे के टॉपिक में मैं करा दूंगा, 2 घंटे में आपको बीआरएस करा दूंगा। और बीआरएस का 110% 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं और बहुत इजी है। अकाउंट से थोड़ा सा उनका वास्ता है अकाउंट से, बाकी नजदीक नजदीक में अकाउंट का उससे कोई वास्ता नहीं है। थोड़े बेसिक फंडामेंटल क्लियर होंगे तो आपका बीआरएस भी क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं है, वहाँ कैश बैलेंस, कैश बुक और बैंक की पासबुक को मिलाया जाता है। कैश बुक में डेबिट बैलेंस को क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, वो आपको समझना है और कुछ नहीं। कैश बुक के अंदर 2 कॉलम होते हैं, एक बैंक का कॉलम, उस कैश बुक के बैंक के कॉलम को और बैंक के अंदर की पासबुक को मैच करना है। वो हम आप बीआरएस करेंगे तो बढ़ाएंगे। सिलेबस बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा हार्ड है नहीं। आप जुड़े रहिए मेरे अकाउंटिंग वर्कशॉप के साथ। गारंटी से आपका अकाउंटिंग वर्कशॉप इतना आपको अकाउंट अच्छा करके दे देगा। आप आर्ट्स से हो, चाहे साइंस से हो, चाहे कॉमर्स से हो, कॉमर्स के बच्चों के लिए भी मोस्ट यूजफुल है ये। चाहे 11th क्लास के बच्चे हो, चाहे 12th क्लास के बच्चे हो, जो इस वर्कशॉप को देखेगा अकाउंट में अच्छा सा नॉलेज हासिल कर लेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो मैं बार बार बोलता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भला हो जाए। हम मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत आप भी कीजिए, हमारे लिए कीजिए, आप अपने लिए कीजिए। जय हिंद, शुभ रात्रि।